जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको संविधान निर्माण से क्या है कि आपको संबंधित है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे साथियों, जानते हैं कि आपको जो 14 जुलाई 2023 को क्या है कि आपकी कक्षा में जो आपको ऑफलाइन टेस्ट हुई थी, ठीक है ना, जिस टेस्ट का कोड था AACPS 0211, ठीक है ना, इसी का हम लोग क्या करेंगे कि आज 50 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले क्या है कि आपको एक और टेस्ट हुई थी जिसका एनालिसिस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है ना, हमारे चैनल में जाएंगे आपको वहां से मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को क्या करना है कि इस टेस्ट कोड को अगर प्राप्त करना है, ठीक है ना, यानी कि इसमें जो हम क्वेश्चन एनालिसिस कराएंगे, ठीक है ना, अगर आपको उसको लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, उसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, और वहां से सारे चीज को आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस टेस्ट एनालिसिस को शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि टेस्ट डेट जो है वो आपको 14/7/2023 है और टेस्ट का जो कोड था वो क्या था, तो आपको AACPS 02। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहना है देखिए, तो आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा, क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान किस देश का है। तो साथियों, विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान जो है वो आपको किस कहा जाता है, भारत का। और भारत का संविधान जो है आपको दुनिया का विशालतम जो है आपको लिखित संविधान है। और लिखित संविधान की जो अवधारणा सबसे पहले पढ़ी थी वो आपको अमेरिका में थी। सभी चीजों को देख लीजिएगा। तो देखिए, ये जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो है आपको अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में क्या है, तो क्या कहेंगे, अलिखित संविधान। और इधर देखिएगा भारत में क्या है, भारत जो कैसा संविधान है, तो आपको लिखित संविधान है। यानी कहने का मतलब हुआ कि संकलन की प्रकृति के आधार पर क्या होता है कि संविधान को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है आपको यानी कि लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद एक जो होता है अलिखित संविधान, मतलब कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आपको याद रखना है। तो एक नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करें, बस क्वेश्चन आंसर के हिसाब से इसको लेकर चले। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। कह रहा है कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर है, नहीं लचीला, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो आपको क्या जानते हैं, अंशतः कठोर है और अंशतः क्या है कि आपको लचीला है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि भारतीय संविधान कठोर ज्यादा है कि लचीला आपको ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है ना, यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए सब, देखिए, क्योंकि पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान जो है, क्या देखिएगा कि ये आपको कठोर कम है। क्या है? कठोर कम है, ठीक है ना। और आपको लचीला क्या कहेंगे, लचीला जो है वो आपको अधिक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, कि अगर बताइए कि भारतीय संविधान के बारे में अगर सीधे दे दिया जाए कि हस्ता कठोर हस्ता लचीला ना देखे, अगर ऑप्शन दे देगा कि कठोर कम लचीला अधिक, तो आप यह मार सकते हो। तो फिर यहाँ से एक बात आती है क्या कि कठोर संविधान हम किसको कहते हैं, तो वो संविधान जिसमें संविधान संशोधन करना क्या हो कि आपको काफी कठिन हो। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उसको कहते हैं कठोर संविधान, ठीक है ना। और जिस संविधान में क्या होता है कि आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है आपको मतलब आसान होती है, उसको कहते हैं लचीला संविधान। तो भारत में दोनों है, संविधान के कुछ भाग में संशोधन करना कठिन है, तो कुछ भाग में जो है संशोधन करना क्या है कि आपको आसान है, ठीक है ना। इसलिए भारतीय संविधान को हस्ता कठोर और हस्ता लचीला कहा जाता है। तो दो का सही आंसर डी हो जाएगा। इससे आप देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्या कह रहा है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, तो देखिए भारत को जो है राज्यों का एक संघ कहा गया। क्या कहा गया? राज्यों का एक संघ। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद एक जो है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। संविधान का जो आपको क्या है कि भाग जो है आपको एक है, क्या है, एक है, उसमें भी क्या है कि आपको भारत के राज्यों के संघ होने के बारे में जो है सारी बातें कही गई है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान की जो अनुसूची 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भी क्या है कि आपको चर्चा की गई। तो मतलब ये हो गया कि भारत जो है राज्यों का क्या है कि आपको संघ है, और इसमें भारत में आपको 28 राज्य, क्या कहेंगे, 28 राज्य, और 8 जो है वो आपको संघ शासित प्रदेश है। क्या है? संघ शासित प्रदेश है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न से दिया जाता है कि 28 राज्य और क्या 8 संघ शासित प्रदेश थे। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। तो 3 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है
वो आपको कहाँ से ली गई? तो साथियों समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ना वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, इससे भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज जो प्रश्न दिया हुआ है, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची की अवधारणा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है, ठीक है ना। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन है, ठीक है ना, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो आपको कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध क्या कहेंगे? केंद्र और राज्यों के बीच क्या कहेंगे कि आपको संबंध यह कहाँ से लिया गया? तो कहेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा साथियों एक चीज और याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा क्या कहेंगे? प्रस्तावना की भाषा। और आपको भावनाएं क्या है? भावनाएं, ये सब जो है कहाँ से प्रेरित है? आपको ऑस्ट्रेलिया से। तो आपके प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? देखिए कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया था। देखिए तो समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, प्रस्तावना की भाषा और भावनाएं, ये सभी जो लिया गया साथियों वो आपको ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कनाडा से तो संघात्मक मॉडल, यूएसए से मौलिक अधिकार, ग्रेट ब्रिटेन से कहेंगे तो आपको संसदीय शासन प्रणाली, इस सबको आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इस पे बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है किसकी प्रेरणा पर आधारित है? क्या है? किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो देखिए तो ये हो जाएगा आपको कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा, ठीक है। क्योंकि भारत में जो संघात्मक मॉडल लिया गया है वो आपको कनाडा से लिया गया है। और संघात्मक मॉडल में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है, दोहरी सरकार होती है। क्या होती है? दोहरी सरकार होती है, लिखित संविधान होती है, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान की जो होती है वो आपको सर्वोच्चता होती है। ये सब आपको संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। तो भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था वो कनाडा से लिया गया, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो देखिए तो हमारे देश में क्या केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है ना। जैसे देखिए कि भारत और क्या है कि उसके राज्यों के बीच में जो विधायी शक्ति है उसका जो बंटवारा है वो आपको सूचियों के माध्यम से किया गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते क्या कह रहा है? क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए तो भारतीय संविधान में साथियों मौलिक कर्तव्य का जो विचार है तो आपको रूस के संविधान से जो है वो आपको लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाइए अमेरिकी संविधान से कहेंगे तो अमेरिकी संविधान से एक चीज आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार। क्या याद रखना है? मौलिक अधिकार, ठीक है ना। ये सब जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको जनहित याचिका क्या कहेंगे? जनहित याचिका, ये सब जो लिया गया है कहाँ से? तो क्या कहेंगे जानते हैं? आपको अमेरिकी संविधान से। इसमें हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। जनहित याचिका को ही बोलते हैं PIL। क्या बोलते हैं? PIL। और यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था में 1980 के दशक में आया था। और जिस समय आपको PIL भारत में आता उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं PN भगवती, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य तो लिया ही गया। इसके अलावा आपको प्रस्तावना में जो निहित आपको क्या है कि ये जो न्यायिक आदर्श है, ठीक है ना, क्या है? प्रस्तावना की न्यायिक आदर्श, ठीक है ना। प्रस्तावना के जो न्यायिक आदर्श है उस न्यायिक आदर्श को कहां से लिया गया था? आपको रूस से। जैसे देखना प्रस्तावना हम लोग कहते हैं कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में जो आपको कही गई है, ठीक है ना, बात है वो कहा आपको रूस के संविधान से लेकर हम जो है अपने प्रस्तावना में इसको क्या कहते हैं कि आपको जोड़े थे। उसके बाद है ब्रिटिश संविधान से। तो देखिए थे यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली। क्या कहेंगे? संसदीय शासन प्रणाली। इसी को कहते हैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष आपको संरक्षण, जैसे जो बातें हैं वो कहां से ली गई है? तो आपको ब्रिटिश संविधान से। फ्रांस के संविधान से कहेंगे तो आपको गणतंत्रीय, क्या कहेंगे? गणतंत्रीय जो शासन व्यवस्था है वो आपको भारतीय संविधान में कहां से प्रेरित है? तो कहेंगे फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है? मौलिक कर्तव्य, तो आपको आगे रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलो देखो नेक्स्ट क्या करना है। कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें? प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में। क्या है? मौलिक अधिकारों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना। क्या हो जाएगा?
प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्योंकि देखिए हम लोग जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में क्या होता है कि आपको स्पष्ट कहा गया है, क्या जानते हैं कि हम जो भारत के लोग हैं, ठीक है ना, भारत को क्या करना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट के पॉइंट में आइएगा, तब भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये सब बात जो क्या लिखा गया जानते हैं, तो आपको प्रस्तावना में। और ये जो प्रस्तावना है इसी को हम लोग कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल, ठीक है ना। और इसका अन्य नाम जो है वो आपको उद्देश्य का क्या है, उद्देश्य का देखिए एग्जाम में जैसा ऑप्शन रहेगा आप उसे देख लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में जो ये प्रस्तावना का विचार है, ठीक है ना, वो आपको कहां से दिया गया, तो कहेंगे आपको यानी कि अमेरिकी संविधान से। कहां से? अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना का विचार प्रेरित है। जबकि प्रस्तावना की अगर हम भाषा की बात करते हैं साथियों, तो हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या है कि आपको यह प्रेरित है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है क्या कि जो प्रियम्बल है इसे क्या कहा जाता है, तो कहेंगे इसे संविधान की जो है वो आपको आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा कहते हैं वह आपको ठाकुरदास भार्गव ने कहते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपको मौलिक कर्तव्य। तो जानते होंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है तो भारतीय नागरिकों को 11 प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपको लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से जो है इसको लिया गया है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से किसे भारतीय संविधान में समाहित किया गया, तो क्या कहेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। और लोगों के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिकार है, वो कहेंगे आपको मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिकी संविधान से भारत में क्या है कि आपको प्रेरित है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक है ना, और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को ही संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन आपके सामने है 41वां, ठीक है, 43वां, 42वां, 44वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। तो साथियों 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो यह आपको 1976 में होता है। कब होता है? 1976 में। याद रहेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। और एक चीज याद रखिएगा, इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो होते हैं आपको 3 नए शब्द जो होते हैं वो आपको जोड़े जाते हैं। कौन कौन जोड़े जाते हैं, तो देखिए एक तो सबसे पहले आपको समाजवादी। क्या है? समाजवादी, ठीक है ना। उसके बाद जो जाएगा आपको क्या कहते हैं कि आपको पंथ निरपेक्ष। क्या कहेंगे? पंथ निरपेक्ष। उसके बाद जो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपको क्या? अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता, यानी कि पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्द जो जोड़े गए थे कब, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 1976 में इस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह जो संशोधन हुआ था वो आपको इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना। इस सब चीज को आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो है किस क्रांति से प्रेरित है। तो सबसे पहले अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को कई सारी चीज पता होगा। जैसे कि भारतीय संविधान में जो है वो आपको क्या है, सबसे पहले कि आपको स्वतंत्रता, समानता और ये जो बंधुत्व का विचार है, क्या है? बंधुत्व का विचार है, वो आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं, तो वह आपको फ्रांस की क्रांति से। किससे प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो आप लोग इसका आंसर जब तक दीजिएगा, इसमें कई सारी क्रांति है, जब तक आप इसको कमेंट में लिखे। जैसे रूस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है ना, अमेरिकी क्रांति जो है वो आपको कब हुई थी, ठीक है ना। इसके अलावा और भी क्रांतियां सब है जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे देखिए चीन की क्रांति थी, ये सब आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा तो बताइए रूस की क्रांति कब होती है, तो वो आपको 1917 से। क्या है? 1917। देखिए डेट के साथ इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति कहेंगे, जो मुख्य क्रांति हुई थी वो आपको 1789 ईस्वी में, ठीक है ना। और यह आपको 1917 देखिएगा अमेरिकी क्रांति, तो यह आपको 1776 ईस्वी में अमेरिका क्या होता है कि आपको स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। उसके बाद है चीन की क्रांति, तो चीनी क्रांति जो हुई थी 1911 में। क्या है? 1911 में। 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि आपको कि भारत के संविधान में प्रयुक्त स्वतंत्रता, क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है वो किस क्रांति से प्रेरित है, तो कहेंगे फ्रांस की क्रांति। तो 9 का सही आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको
बी हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, क्या है पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति की देन, तो क्या कहिएगा, तो आपको फ्रांस की क्रांति का। इसमें पूछा जाएगा प्रतिनिधि तो नहीं तो कर नहीं, यह किस क्रांति की देन है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, वो हो जाएगा आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या था, क्या तो नारा था। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह आपको कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को अगर आप पढ़ते हैं, उसके न्यायिक आदर्श को देखते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि इसके जो आदर्श न्यायिक वाक्य है, ठीक है ना, तो उसी में आपको क्या है कि स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत को हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो धर्मनिरपेक्ष है इसका मतलब होता है क्या, तो जब किसी राज्य का अपना कोई जो होता है, आपको धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों को समान अवसर देता है, ठीक है ना, सभी धर्मों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, तो उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो हमारा भारत जो है आपको एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। हालांकि अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आपको हमारे मौलिक अधिकार में भी क्या है कि आपको दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना। इस सबको आपको बढ़िया से देख लेना। आगे चलते देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है कौन है, तो देखिए वह भारत के लोग हैं। क्योंकि आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में ही कह दिया जाता है कि हम भारत के लोग भारत को, यानी कि यह जो आप देख रहे हैं भारतीय संविधान, इसके शक्ति के जो सारे स्रोत है वो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको भारत की जनता है। और यह जो आपको प्रस्तावना है या यह जो संविधान है वो किसको समर्पित है, तो वह भारत की जनता को समर्पित है। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। देखिए इसमें भी दिया हुआ है राष्ट्रपति, क्या है राष्ट्रपति। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों का जो आपको विचार है, ठीक है ना, वह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है प्रेरित है। मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद जो है किस देश से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे अमेरिका से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का विचार कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, तो आपको अमेरिका से। और यहाँ पर एक शब्द है सरकार। तो जान लीजिए सरकार किसको कहते हैं, तो जो शासन चलाने वाली संस्था होती है, क्या होती है, शासन चलाने वाली संस्था, उसको हम क्या कहते हैं, आपको सरकार कहते हैं। याद रखिएगा कि शासन क्या कहेंगे, शासन चलाने वाली जो संस्था होती है, क्या होती है, संस्था। साथियों उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, उसको सरकार कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, सरकार जो होते हैं अपने क्या होते हैं कि विभिन्न अंगों के माध्यम से क्या करते हैं कि आपको शासन को चलाते थे। यहाँ पर ये भी ध्यान लीजिए कि सरकार के कई सारे अंग कौन कौन हो गए, ठीक है ना। तो देखिए इसके एक हो जाता है आपको विधायिका, क्या हो गया विधायिका, ठीक है ना। एक होते हैं आपको कार्यपालिका, क्या है कार्यपालिका, ठीक है ना, वास्तविक सत्ता शासन इसमें होता है। और एक जो होता है आपको न्यायपालिका, क्या है न्यायपालिका। अब सबका फंक्शन जो है अलग अलग कर दिया गया। जैसे देखिए कार्यपालिका का काम है आपको, सॉरी विधायिका का काम है सबसे पहले विधि बनाना, क्या करना है विधि बनाना, वो भी संविधान के संगत। उसके बाद विधायिका का काम हो गया। कार्यपालिका का काम है विधि को लागू करना, ठीक है ना। तो वास्तविक सत्ता जो होती है ना वो आपको कार्यपालिका में ही होती है, इस बात को आपको याद रखना। और ये जो न्यायपालिका देख रहे हैं इसका काम है आपको क्या करना जानते हैं कि न्याय करना, क्या करना न्याय करना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो शासन चलाने वाली संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं सरकार कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कर रहे हैं कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जन कुंडली के रूप में वर्णित किया है, तो वह है आपको कौन जानते हैं कि इसमें जो है आपको कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनको हम लोग कहते हैं के मुंशी, क्या है के मुंशी। तो क्या रखिएगा कि के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है क्या कहा था, तो संविधान की आपको क्या कहते हैं राजनीतिक जन कुंडली कहा था। तो देखिए इसमें और भी लोग हैं, जैसे देखिए एन ए पालकीवाला, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को कहा था कि यह परिचय पत्र है, क्या है परिचय पत्र है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि यह आपको क्या जानते हैं कि संविधान की आत्मा है, क्या है संविधान की आत्मा है। तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है क्या जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा कहा था, कौन सा क्या कहिएगा ठाकुरदास भार्गव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र जो कहा था वो कौन कहा था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको नानी पालकीवाला। तो इस सब बात को याद रखना है। और भारत की राजनीतिक जनकुंडली जो है प्रस्तावना को कौन कहते थे, आपको के एम मुंशी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा था आपको
बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? मतलब कि भारतीय संविधान में जो आपको नीति निर्देशक सिद्धांत है, मतलब डीपीएसपी, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह आपको किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको कनाडा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आयरलैंड, ठीक है ना। तो आयरलैंड से जो है आपको राज्य की नीति दे सकता है। तो इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होगा वो आपको कहाँ से प्रेरित है? तो आपको आयरलैंड से। उसके बाद अमेरिका से आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है ना, इसके अलावा उस न्यायालय पे जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है ना। चलिए कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक जो प्रक्रिया है, संघात्मक मॉडल है, ये सब कनाडा पे सॉरी कनाडा से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या कहेंगे, जो संबंध है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इस सब चीज को आपको अच्छे से देख लेना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपको डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो देखिए तो मौलिक अधिकार जो है हमारे देश में वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। उसी में पूछ दिया जाता कि आपको विधि का शासन, क्या कहेंगे, विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, या देखिएगा विधि का शासन, ठीक है ना। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, विधि निर्माण की जो है आपको प्रक्रिया, ये सब आपको किस देश से प्रेरित है? तो क्या कहेंगे ये टोटल के टोटल जो है साथियों वो आपको जो है ब्रिटेन से जो है वो आपको प्रेरित है। क्या है, ब्रिटेन से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया से अभी जस्ट बताया था, ठीक है ना। इस सबको आपको देख लेना है। और स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको क्या जानते हैं कि आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आपको 14 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो आपको कहां से ग्रहण की गई? कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मतलब क्या हो गया कि जो आपको पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ठीक है ना, यानी कि सरकार के, वो आपको कहां से प्रेरित है? देखिए तो यह आपको ब्रिटिश संविधान से बताया थे। पूरी दुनिया में जो संसदीय शासन प्रणाली है ना वो आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इस संसदीय शासन प्रणाली को साथियों और एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको कहा जाता है मंत्रिमंडलीय, क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो होता है इसको उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरदायित्व शासन प्रणाली, क्या कहेंगे, उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी जो होता है इसे कहा जाता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ चुके बताइए कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, ठीक है ना, उत्तरदायित्व शासन प्रणाली किसे कहा जाता है? तो कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली को। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपको कार्यपालिका जो होते हैं, क्या होते हैं, कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं, लेकिन दोनों जो होते हैं वो आपको स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका अलग कार्य करता है, उसके बाद आपको कार्यपालिका अलग काम करता है, और न्यायपालिका का कार्य जो होता है वो आपको अलग होता है। तो ये पूरी दुनिया में जो देन है ना वो आपको ब्रिटेन की देन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो ये आपको अमेरिका से, कहां से, अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा उसी को कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब जुडिशियल रिव्यू। ये सब जो है कहां से प्रेरित है? तो आपको अमेरिका से, ठीक है ना। फ्रांस से कहेंगे तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, और इधर देखिएगा ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ठीक है ना। इसके अलावा आपको विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर हार जीत का निर्णय, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये सब जो है प्रेरित वो आपको कहां से जानते हैं? ये आपको ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहे हैं, कानून के समान सुरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? मतलब कह रहा है कि कानून के समान क्या है, जनता संरक्षण। तो यह चीज जो है वो आपको अमेरिका से, इसमें फंसिएगा नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसका आंसर ब्रिटेन मार देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए कानून के समान संरक्षण कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आपको कानून के समक्ष समानता यहाँ पर नहीं कह रहा है, ठीक है ना।
देखिए दोनों में अंतर है। कानून के समक्ष क्या है, समक्ष अगर हम समानता की बात करते हैं तो यह आपको कहां से प्रेरित है, तो यह आपको ब्रिटेन से, कहां से, ब्रिटेन से, ठीक है ना। और कानून के समक्ष, ठीक है ना, या कानून के समान संरक्षण, तो यह जो है आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं, तो आपको अमेरिका से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। अब है कि कानून के समान संरक्षण होता है क्या, कानून के समक्ष समानता होता है क्या, तो जैसे अनुच्छेद 14 हमारे यहाँ कहता है क्या, इस देश के सभी नागरिक जो है वो आपको क्या बराबर है, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन उसी में क्या है कि आपको कहा जाता है कि कुछ लोग जो है, जैसे आपको SC ST वर्ग हो गए, इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है कि कानून में थोड़ी सी छूट होगी, क्या होगी, छूट होगी, ठीक है ना। इस चीज को आप देख लीजिए। कनाडा से कहेंगे तो आपको राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे तो समवर्ती शिक्षा प्रावधान थे। इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट के संविधान से जो है आपको लिया गया। मतलब कि भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 से तो प्रेरित है ही, इसके अलावा जो है क्या कहां से लिया गया है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वेमर संविधान, पूर्व सोवियत संघ, कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी के वेमर संविधान। मतलब एक लाइन में समझ आइए कि आपात उपबंध की जो आपको बातें हैं भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो कहेंगे आपको जर्मनी से। तो यहाँ से एक बात आती है कि आपात उपबंध की चर्चा भारतीय संविधान में कहा है। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं आपात उपबंध, ठीक है ना, इसका जो उल्लेख है ना वो आपको भाग 18 में, इसमें है भाग 18 में, और अनुच्छेद कहेंगे तो हो जाएगा आपको 352 से 360 में। क्या है, 352 से 360 में जो है आपात उपबंध की जो है आपको चर्चा जो है वो आपको की गई है, और ये जर्मनी के वेमर संविधान से प्रेरित है। तो इस बात को आपको अच्छे से जान लेना है। और भारत में राष्ट्रपति के पास जो है 3 तरह के आपातकालीन शक्ति है, एक है आपको राष्ट्रीय आपात, एक है आपको राष्ट्रपति शासन, और एक जो है आपको वित्तीय आपात। इसको आप देख लीजिएगा। तो आंसर नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है, मतलब यह पूछा जा रहा है। मतलब कि DPSP कहां से लिया गया भारतीय संविधान में, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अभी बताए थे कि यह जो है आपको आयरलैंड से क्या है, आयरलैंड, और आपको स्पेन के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, क्योंकि ऑप्शन में आयरलैंड है, यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सब चीज को आपको बढ़िया से देख लेना। आगे चलते क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया था। देखिए तो हमारे भारत में जो है ना आपको जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना, यानी कि न्यायपालिका का जो विचार है वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जो विचार है वो आपको अमेरिका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। तो देखिए तो भारतीय संविधान पर देखिए कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है 1935 के भारत शासन अधिनियम का, फिर आपको ब्रिटिश संविधान हो गया, फिर आपको अमेरिकी संविधान हो गया, ठीक है ना। तो हमारे संविधान का अध्ययन करने के लिए क्या हुआ था, सॉरी हमारे संविधान को बनाने के लिए क्या है कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, ठीक है ना। इसमें से जो कुछ देश है जहां से कौन कौन से प्रबंध किए गए हैं वो सब आपको जान लेने आते हैं। ये जो देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कि भारतीय संविधान मूल्य की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो देखिए यह आपको क्या कह रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वो आपको कहां से प्रेरित है। तो देखिए तो ये जो हो जाएगा ना वो आपको फ्रांस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का एक नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो यह आंसर ऐसे भी पता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति होती है कब, तो आपको 1789 में। क्या होती है, 1789 में, ठीक है ना। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो देखिए कह रहा है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है ना, उसका ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ब्रिटिश संसदीय जो शासन प्रणाली है ये आपको प्रेरित है। ये जो देख रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। तो इस संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि आपको
सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या होता है कि आपको सूत्र होता है, और इसमें जो होता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको लोकसभा के प्रति जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। अपने भारत की हम बात बता रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन में जो हो जाएगा वो आपको हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारे देश में है शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना। और संसदीय शासन प्रणाली को ही हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या जानते हैं, तो आपको उत्तरदायित्व शासन प्रणाली। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में, और यहाँ राज्य के जो प्रमुख होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं, जबकि शासन के जो प्रमुख होते हैं वो आपको कौन होते हैं जानते हैं, तो ये आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 22 का सही आंसर सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो देखिए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है आपको संविधान यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्योंकि सारा चीज जो है संविधान के अंदर में ही क्या करता है कि आपको कार्य करता है, चाहे वो सरकार का विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब जो है आपको संविधान के माध्यम से ही क्या है कि आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां संविधान जो होती है वो आपको सर्वोच्च होती है, और संविधान से बड़ा देश का कोई कानून जो होता है वो आपको नहीं होता, और संविधान को वैज्ञानिक मान्यता जो होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन हमारे भारत में जो होता है वो आपको 28 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। और अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको कितनी है जानते हैं, तो आपको 34 न्यायाधीश है। क्या है? 34 न्यायाधीश है। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, तो क्या कहेंगे 34। चलिए आगे चलते देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो देखिए तो भारतीय संविधान का जो साथियों अभिभावक है वो आपको कौन है जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से जान लेना। अब यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति। तो याद देखिएगा कि अभी फिलहाल जो राष्ट्रपति हमारे वो आपको श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरे महिला राष्ट्रपति है केवल, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री बताने की आवश्यकता है नहीं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है ना। इनके बारे में जीके याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुआ कि आपको चुने गए थे। इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसमें और भी ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। तो देखिए तो हमारे यहाँ जो निर्वाचन आयोग है साथियों इसका गठन कब होता है, तो देखिए तो भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है ना तो आपको 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कहेंगे तो आपको 28 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से पूछेंगे कि बताइए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्या कहिएगा, राष्ट्रीय मत क्या है, मतदाता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से देख लेना। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आते हैं। देखिए कह रहा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो देखिए तो भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है ना अभी आपको 18 वर्ष है। तो यहाँ से बात आती है कि वयस्क मताधिकार कहते हैं किसे, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा ना आपसे कि वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं, तो कहेंगे एक निश्चित उम्र के लोगों के मत देने के अधिकार को क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं। और भारत में पहले वयस्क मताधिकार की जो आपको उम्र सीमा थी वो आपको 18 वर्ष, सॉरी क्या कहते हैं 21 वर्ष थी। लेकिन आपको 1989 में क्या है, 1989 में 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया जानते हैं, तो आपको 18 वर्ष कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा तो आपको 61वें संशोधन के द्वारा, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो है वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है उसको घटाकर कैसे कितना कर दिया जाता है 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कर रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या, दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का एकीकरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? सर्वोच्चता। क्योंकि देखिए हमारे भारत में क्या दोहरी नागरिकता है? नहीं है। क्या है? नहीं है। क्योंकि देखिए जहां पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है ना वहां पर सामान्यतः आपको दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति आपको अपने संघ के भी नागरिक है और अपने प्रांतों के भी नागरिक है। तब ना देखते हैं कि जिस देश में दोहरी नागरिकता वाला होती है उस देश में व्यक्ति केवल चुनाव
उसी क्षेत्र से लड़ सकता है जिस प्रांत के वो क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है जानते हैं कि अगर आप भारत के किसी भी हिस्से से क्या कर सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी देखिए कि पहली बार लड़े थे आपको अहमदाबाद और वाराणसी से, ठीक है ना। तो वाराणसी सीट को ये रखे थे। राहुल गांधी को देख लीजिए, ठीक है ना, केरल से लड़ रहे थे, ठीक है ना, वायनाड से, और इसके अलावा आपको अमेठी से, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि भारत में आप किसी भी प्रांत के नागरिक के कहीं से भी जाकर क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। कारण क्या है कि हमारे भारत में एक नागरिकता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे यहाँ तो कोई नागरिकता है नहीं। दूसरी बात, केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं है। हमारे यहाँ के दो राज्यों के बीच में ताकत को बांट दिया गया है, ठीक है ना। विधायी शक्तियों को बांटा गया है ना, जैसे आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से क्या उस पर शक्तियों का एकीकरण नहीं है, क्योंकि ताकत एक जगह नहीं है। केंद्र के पास भी शक्तियां है और आपको राज्यों को भी क्या है कि आपको शक्तियां दी गई थी। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो यह आपको राज्यों का संघ, क्योंकि अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत जो है क्या बताइए, आपको राज्यों का क्या है कि आपको संघ है, क्या है, संघ है। देखिए हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था अपनाने के समय दो देशों का विकल्प था, एक जो था अमेरिका का और एक जो था आपको क्या जानते हैं, कनाडा का। तो हमने कनाडा के मजबूत संघीय व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि उस समय हमारी जनसंख्या के हिसाब से, हमारे परिस्थिति के हिसाब से क्या था कि कनाडा जो था वो आपको बेहतर था। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा कि भारत राज्यों का क्या है कि आपको संघ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है। देखिए तो भारतीय संविधान में जो है वो आपको 3 सूची है, क्या है, 3 सूची है। देखिए तो 3 सूची वो कौन कौन है, तो देखिए तो एक हो जाएगा आपको संघ सूची, क्या है, संघ सूची, ठीक है ना। उसके बाद एक हो जाएगा आपको राज्य सूची, क्या हो जाएगा, राज्य सूची। उसके बाद एक जो हो जाएगा तो आपको समवर्ती सूची, क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। के बाद आपको याद रहना चाहिए एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक जो हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है ना। हालांकि बाद में अवशिष्ट सूची को भी कनाडा से क्या किया गया कि आपको प्रेरित होकर लिया गया। अवशिष्ट सूची क्या कहेंगे, अवशिष्ट सूची। तो देखिए यहाँ पे जान लीजिए कि ये जो संघ सूची है इसमें कितने विषय थे शुरू में, 97। राज्य सूची में शुरू में कितने विषय थे, 66। समवर्ती सूची में शुरू में कितने विषय थे, 47। तो देखिए तो जो विषय आपको संघ सूची, ठीक है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होते हैं, ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और इस पर जो होता है ना आपको केंद्र की सरकार जो होती है यानी कि केंद्रीय विधायिका वो आपको क्या करती है कि आपको कानून बनाती है। इस बात को याद रखना है। तो फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि सर संघ सूची में फिलहाल में आपको कितने विषय हैं, ठीक है, ये तो पूछा जाएगा। तो देखिए संघ सूची में विषय की संख्या 100 हो चुकी है, राज्य सूची में 61 हो गया है, समवर्ती सूची में जो है वो आपको 52 हो गई है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आप इन सारे चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो देखिए यह भारत की जनता से बताया था कि भारतीय संविधान जो है पूर्णतः आपको भारतीय जनता को क्या है कि आपको समर्पित है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं। मतलब ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत को ये बनाना चाह रहे हैं और इसके जो संपूर्ण शक्तियां है, ठीक है ना, वो आपको किसमें नहीं थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको भारत की जनता में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, क्या आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कहना है इस पर बात करते हैं। देखिए क्या कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। कह एकात्मक, कुछ कठोर, मतलब कुछ एकात्मक, कुछ जो है आपको कठोर, कठोर संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक और कुछ क्या है कि आपको कठोर, क्या है, कठोर, ठीक है ना। क्योंकि देखते होइएगा कि भारतीय संविधान जो है आपको भावना में जो है, ठीक है ना, वो आपको एकात्मक है, जबकि आपको संरचना में जो है वो आपको संघात्मक है। मतलब कि भारत में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को तो अपनाया गया, क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन भावना में यह क्या हो जाती है कि आपको एकात्मक हो जाती है। जैसे देश में कभी आपातकाल लग जाए, क्या हो जाए, आपातकाल लग जाए। इसके अलावा देखते हुए कि जितना भी महत्वपूर्ण विषय है सब जो है आपको किसके पास है, तो आपको केंद्र के पास है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संरचना में जो है वो आपको कैसा है, तो कहेंगे संरचना में संघात्मक, क्या है, संघात्मक, और भावना में कहेंगे वो आपको एकात्मक, क्या है, एकात्मक। यहाँ से वही प्रश्न कर रहा है
कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो कहेंगे कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, क्या आपको सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारे भारत में जो है संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसके जगह पर राज्यों के संघ का जो है वो आपको प्रयोग किया गया है। तो इस बात को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो देखिए तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो आपको जन्म लिया था, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो लिखित संविधान है, तो भारत का संविधान जो क्या है, लिखित है। जापान का संविधान क्या है, क्या आपको लिखित है। श्रीलंका का संविधान क्या है, क्या आपको लिखित है, क्या है, लिखित है। और विदेश है, क्या है, और विदेश है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि लिखित संविधान हम कहते हैं किसे, तो देखिए वह संविधान जिसमें लिखा हुआ अंश अधिक हो और अलिखित अंश कम हो, तो उसको कहेंगे लिखित संविधान, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो भारत है, ठीक है ना, भारत का संविधान जो है विश्व का, ठीक है ना, सबसे बड़ा, क्या कहेंगे, विश्व का विशालतम, क्या है, विशालतम संविधान है, क्या है, विशालतम, ठीक है ना, विश्व का विशालतम संविधान भी किसको जानते हैं, तो आपको भारत के संविधान को, मतलब इससे बड़ा संविधान जो है किसी देश का नहीं है। जापान, याद रखिएगा एशिया में लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश जो कौन है, जापान। दुनिया का सबसे लचीला लिखित संविधान जो है किसका है, जानते हैं, लचीला अगर लिखित संविधान की बात आएगा सबसे अधिक, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपको श्रीलंका का। किसका हो जाएगा, श्रीलंका का। यहाँ से चीजों पर भी आपको याद रखना है। जैसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे आपसे कि बताइए कि दुनिया में सबसे लचीला लिखित संविधान किसका है, तो क्या कहेगा, श्रीलंका का, ठीक है ना। एशिया में लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश वो आपको मतलब कौन हो जाएगा, जापान। तो इस सब बात को याद रखिएगा। भारत के बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं। 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, संसद, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको संविधान। क्या हो जाएगा, संविधान, ठीक है ना, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई कानून हमारे देश में नहीं है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ संविधान की क्या है कि आपको सर्वोच्चता है, क्या है, सर्वोच्चता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और संविधान कहते हैं किसको, तो देखिए कहेंगे नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको संविधान कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा कि भारतीय संविधान का किस प्रकार वर्णन करेंगे, आकार में मध्यम, विश्व के सबसे, क्या कहेंगे कि आपको बड़े, उसका इस संविधान मतलब इस संविधानों में से, ठीक है ना, बहुत छोटा एवं सुसहन। तो देखिए यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, कहेंगे कि विश्व के सबसे, क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको बड़े संविधान, क्या कहेंगे, बड़े संविधान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो बी इसका क्या हो जाएगा, क्या आपको सही हो जाएगा। यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो किसका जानते हैं, तो हो जाएगा आपको भारत का, ठीक है ना। और लिखित संविधान क्या है कि आपको लिखित संविधान है ये, ठीक है ना, भारत का संविधान। और लिखित संविधान के बारे में अभी आपको बताया था कि इसकी जो अवधारणा होती है वो सबसे पहले कहाँ बढ़ती है, तो आपको मतलब अमेरिका में, कहा है, अमेरिका में। तो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहे हैं, किसने कहा कि भारत एक अल्पसंख्यात्मक क्या है, क्या आपको राज्य है, क्या है, राज्य है। देखिए तो लॉर्ड ब्राइस, एच जे लॉस्की, आइवर जेनिंग्स, केसी व्हिट। तो देखिए तो भारतीय संविधान जो है ना वो आपको अल्पसंख्यात्मक है, वो कौन कहते हैं, तो आपको केसी व्हिट साहब, ठीक है ना। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना, इन्होंने ही भारतीय संविधान के बारे में कहते किया सहयोगी संघवाद का क्या है, क्या आपको एग्जाम्पल है। तो इस सब बात को आपको याद रखना है। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए विशेष व्यवस्था कहेंगे ना तो आपको संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एकल नागरिकता, क्या कहेंगे, एकल नागरिकता, ठीक है ना। यहाँ से याद रखिएगा विधि का शासन, क्या कहेंगे, विधि का शासन। आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे। विधि का क्या कहेंगे जाते हैं, शासन। इसके बाद हो जाएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या कहेंगे, विधि निर्माण की, क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको प्रक्रिया, क्या है, प्रक्रिया। उसके बाद हो जाएगा क्या जानते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद हो जाएगा आपको महान्यायवादी, क्या है, महान्यायवादी। इस सबका जो पद है, क्या है, सबका जो पद है वो आपको कहां से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको यानी कि ब्रिटेन से। महा, क्या है, महा न्यायवादी, ठीक है ना। ये सब जो पद देख रहे हैं
महान्यायवादी का पद, क्या आपको ब्रिटेन से क्या प्रेरित है? विधि का शासन कहेंगे, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर हार जीत का निर्णय, सब आपको ब्रिटेन से प्रेरित है। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे। देखिए इस प्रश्न के बारे में हाल फिलहाल चर्चा हुई है, आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो प्रश्न क्या करा है, पहले समझो। करा कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित, मतलब आयरलैंड से क्या लिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक लाइन में आप बता दोगे, क्या जानते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो ये हो जाएगा। क्या जानते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करते हैं कि आपको मनोनयन करते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारे देश में कहां से ली गई है? तो आपको आयरलैंड से। इसके अलावा आपको टीपीएसपी, क्या कहेंगे? टीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब जो है आपको कहां से लिया गया है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो यह आपको यानी कि आयरलैंड से लिया गया। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी जो है आपको क्या है जानते हैं कि आपको कहां से लिया गया है? तो आपको आयरलैंड से। तो देखो तो यहाँ पे इसका दो आंसर बन रहा है, क्या है? दो आंसर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका दो आंसर सही कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, एग्जाम में पहली जो प्राथमिकता मिलेगी ऑप्शन नंबर एक को। हालांकि इसका दोनों सही है, ठीक है ना। देख लीजिए नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड से है, और आपको राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वो भी आपको कहां से है? तो आपको यहीं से प्रेरित है। तो इस चीज को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो 36 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर ए और क्या है? सी दोनों होगा, अर्थात दोनों का सही कर दिया जाएगा जो लोग इसे बनाए होंगे, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य कहेंगे, तो मौलिक कर्तव्य कहेंगे तो आपको कहां से? तो आपको रूस से लिया गया। कहां से लिया गया है? रूस से, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्या है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? मतलब भारतीय संविधान पर जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है इसमें से दिए गए किस अधिनियम का? तो देखिए तो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बना था, ठीक है ना, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से आपको 250, क्या कहेंगे? 250 अनुच्छेद जो थे स्वतः या अंशतः जो था वो आपको इसी अधिनियम से क्या था कि आपको प्रेरित था, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत कौन है, तो क्या कहिएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ था कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो था वो आपको प्रयास किया गया था। याद रखिएगा इसी एक्ट में सबसे पहले आपको अखिल भारतीय, क्या कहेंगे? अखिल भारतीय संघ, ठीक है ना, स्थापित करने का क्या किया गया कि आपको प्रयास किया गया। तो इसके अलावा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना का जो है वो आपको प्रावधान किया गया। दूसरी बात कि आपको भारत परिषद को क्या कर दिया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं कितने नंबर प्रश्न क्या है? 37। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बार बार बोल रहे हैं कि आपको कमेंट करके क्या करना है कि आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन पर क्या करना है सुनिए। क्या कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक क्या है कि आपको समानता रखती है? तो देखिए तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना वो आपको कनाडा से अधिक क्या करती है? समानता रखती है, क्योंकि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था जो है आपको कनाडा से ही तो लिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे तो प्रस्तावना की भाषा और भावनाएं, अमेरिका से कहेंगे मौलिक अधिकार, आयरलैंड से तो आपको क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो सबको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। 38 का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहे हैं, विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया? तो साथियों अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि आपको इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है ना। और इसी में पूछते हैं विधि के समक्ष संरक्षण क्या है? विधि के समक्ष क्या है? समक्ष संरक्षण, ठीक है ना, यानी प्रोटेक्ट। तो यह कहां से लिया गया? तो कहेंगे आपको अमेरिकी संविधान से। आईसी में पूछेंगे विधि के समक्ष समानता, ये हो जाएगा आपको इंग्लैंड से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा बताइए? तो वह आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात को? आयरलैंड के संविधान से अभी बताए थे कि आपको टीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से जो है फंडामेंटल राइट्स। जापान के संविधान से विधि निर्माण की प्रक्रिया नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या कहेंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए तो इस सबको आपको बढ़िया से देख लेना। स्थापित प्रक्रिया जो भी विधि वाला है उसमें आपको फंसना नहीं है। देखिए तो विधि के समक्ष संरक्षण और विधि निर्माण प्रक्रिया, क्या कहेंगे? विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब जो लिया गया कहां से? तो देखिए
विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता, यह आपको ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से, विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो आपको जापान के संविधान से। तो इस सभी चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आगे होंगे। 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं 40 में। 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप ही देखिए उसमें क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है, तो देखिए कह रहा है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मतदान देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो देखिए इसमें से ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि भारत में देखिए कि किसी भी धर्म को जो है वो आपको संरक्षण नहीं दिया गया। कहने का मतलब कि सभी धर्म जो है आपको समान है, क्या है, समान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है कि आपको सही है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी जो है वो आपको कही गई है, जिसे आप देख लीजिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया। बिल्कुल जो है आपको सही है, क्या है, सही है। कह रहा भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, 100% सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, 100% सही है। इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है आपको सही है। तो ये जो 41 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। थोड़ा देर पहले ही इस प्रश्न के बारे में हम आपसे क्या कहते कि आपको चर्चा किए थे, ठीक है ना। चलिए तो बताइए क्या कह रहा है इसमें। देखिए कह रहा है कि भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, कठोर कम, लचीला अधिक। क्या है, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। इसको तुरंत बताए थे। तो भारतीय संविधान भाई मेरे कठोर कम है और लचीला क्या है कि आपको अधिक है। क्या है, अधिक है, क्योंकि इसके अधिकतर भाग में संशोधन करना जो है तो आपको क्या है कि आपको आसान है, लेकिन इसके कुछ ही भाग में संशोधन करना जो है ना तो आपको कठिन है। इसलिए कहेंगे भारतीय संविधान कठोर कम और लचीला अधिक है। तो 42 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटेन के संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसकी विशेषताएं क्या थी ये सारा का सारा अभी हम आपको बताया था। देखिए तो भारत के संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी देशों के संविधान का प्रभाव पड़ा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे देश है जिसके संविधान का भारतीय संविधान के निर्माण पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए 60 देशों के संविधान का क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था, ठीक है ना। इसे देख लीजिएगा। तो 46 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है कहां से लिया गया। तो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि अवशिष्ट शक्तियां जो है आपको कनाडा से जो है आपको लिया गया था। इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना था। आप लोग उससे देखिए, ठीक है ना। जब तक हम थोड़ा सा इस पीसी को जो है चार्ज में लगा देते हैं, क्योंकि बैटरी जो है पूरा पूरा डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे हो गया, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार डॉट डॉट के संविधान से लिया गया था। क्या कहोगे, कनाडा के संविधान से, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया जो है वो भी आपको कनाडा के संविधान से ही क्या किया गया, क्या आपको लिया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको संघात्मक मॉडल भारत में कहां से लिया गया है, तो आपको कनाडा से। संविधान संशोधन कहेंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक रहेगा। संविधान संशोधन क्या कहेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साथियों, इसका जो उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आप यह देखिएगा अनुच्छेद 368 में, ठीक है ना। और भाग कहेंगे, क्या कहेंगे, भाग। तो वह भाग हो जाएगा आपको कितना जानते हैं, तो आपको 20। क्या है, 20। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 368 में। भाग कहेंगे तो 20 में। कहां से पढ़ेगा, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन यहाँ इस प्रश्न को जान लीजिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि अवशिष्ट शक्तियां भारत में जो है वो आपको कनाडा के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह हो जाएगा आपको जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। तो देखिए तो आपातकाल के दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे कुछ मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों का क्या कर सकते हैं जानते हैं, कि आपको स्थगन कर सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं। तो यह बात जो ली गई कहां से, तो जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 45 का देख लीजिएगा सही आंसर सी। चलिए आगे चलते हैं क्या कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक
आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था ली गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और आपको न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे यहाँ का जो संघीय शासन व्यवस्था है ना, वो आपको देखिए कहाँ से प्रेरित है? ये आपको कनाडा से, कहाँ से है? कनाडा से। लेकिन यहाँ पर देखिए दो चीज हमारा सही मिल रहा है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये तो अमेरिका से है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका से। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा हमको देना ना, वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे संविधान बनाने वाले के सामने दो तरह के संघीय व्यवस्था का मॉडल था, एक आपको अमेरिका का और एक आपको कनाडा का। तो अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था है वो आपको कनाडा की तुलना में क्या है कि आपको थोड़ा सा जो है आपको कमजोर है। क्या है? कमजोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये जो दिया गया है ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ कनाडा से लिया गया, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हमको डी देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? ठीक है ना। तो कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम। क्या कहेंगे? भारत सरकार अधिनियम को 1935। और इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। तो ये जो देख रहे हैं 47 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान इससे लिया गया है, आयरलैंड से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। क्या लिए गए सब हम बताए हुए। चलिए आप उसे देखिए, अगला क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यहाँ तो देखिए, तो भारतीय संविधान में जो आपको सहयोगी संघवाद का जो विचार है वो आपको कनाडा के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। मतलब आप सीधे समझ जाइए कि भारत में जो संघात्मक मॉडल है ना, वो कहाँ से प्रेरित है? तो क्या कहिएगा कि वो सर आपको कनाडा से जो है वो आपको प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए चैट ले इस पे थोड़ा सा देख लेते, और कोई चीज छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा। चलिए आइए अगला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? थोड़ी देर पहले ही बताया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का विचार भारत में जो है तो आपको अमेरिका से जो है तो आपको लिया गया है। और इसे पूछेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या कहेंगे? विधि द्वारा क्या है? द्वारा स्थापित क्या है? स्थापित प्रक्रिया। यह कहां से लिया गया है? तो देखिए, तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना साथियों, वो आपको जापान से, ब्रिटेन से कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो आपको सी हो जाएगा, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो देखिए कह रहा है अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, कनाडा। क्या है? कनाडा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आ जाएगा आपको कौन जानते हैं? तो आपको कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। मतलब कि संघीय शासन सबसे पहले जो अपनाया कौन? तो आपको कनाडा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो आज हम लोग जो एनालिसिस किया ना साथियों, वो आपको क्या किया 50 के प्रश्न को ही एनालिसिस किया। कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 51 से लेके, ठीक है ना, 100 के प्रश्न का हम लोग एनालिसिस जो है वो आपको करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट कोड था आप याद रखिएगा AACTS0211, ठीक है ना। तो ये आपको काम कहाँ आएंगे? देखिए जो 11th 12th या किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन छात्र छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट कोड को प्राप्त करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको सारे चीज मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।